जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे पंजाब के निगरान वज़ीर आला के नए तनाज़े के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ने एक ऐसा फैसला किया है जो पूरे इलेक्शंस को डाउट में डाल देगा। एक बदकिस्मती है कि हसन अस्करी रिजवी साहब का नाम इलेक्शन कमीशन ने सिलेक्ट किया है कि केयर टेकर सीएम होना साबित हो चुका है, न्यूट्रल आदमी नहीं है। टीवी प्रोग्राम देख लें, ट्वीट्स देख लें, उनके खुद लिखे हुए आर्टिकल्स देख लें। जो डिसीजन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया है, इसने कम से कम पंजाब के इलेक्शंस को बिल्कुल डाउट में डाल दिया। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद मैं पाकिस्तान के अवाम को कॉल देता हूँ कि वोट की हिफाजत करो। हम तवक्को करते हैं कि अस्करी साहब PMLN के इस क्लियर स्टैंड के बाद अपना नाम वापस ले लेंगे। एक लंबी ताखिर के बाद आखिरकार पंजाब और बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर आला का ऐलान हुआ। पंजाब में प्रोफेसर हसन अस्करी साहब का नाम सामने आया, जबकि बलूचिस्तान में अलाउद्दीन मरी साहब का नाम फाइनल हुआ। लेकिन प्रोफेसर हसन अस्करी के नाम पे आज नून लीग ने एक बहुत बड़ा एतराज खड़ा कर दिया। नून लीग की आला तरीन क़यादत, जिनमें साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, विफाकी वज़रा, साबिक विफाकी वज़रा एहसन इकबाल साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब और मरियम औरंगजेब साहिबा, ये आला तरीन क़यादत ने आज मीडिया टॉक की हंगामी तौर पे और शदीद एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया प्रोफेसर हसन अस्करी के नाम पर। और उनके तहफ़्फ़ुज़ात ये थे कि प्रोफेसर हसन अस्करी जमहूरियत पसंद नहीं हैं, मार्शल लॉ की हिमायत करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नरम गोशा रखते हैं और इलेक्शन का इल्तवा भी चाहते हैं। और इस सिलसिले में सबूत के तौर पे नून लीग ने प्रोफेसर हसन अस्करी के कुछ आर्टिकल्स सामने रखे और कुछ ट्वीट सामने रखे और कहा कि ये आर्टिकल्स और ये ट्वीट्स और उनके दीगर ख्यालात और बयानात पार्लिमानी कमेटी के सामने, इलेक्शन कमीशन के सामने भी पेश किए गए थे। लेकिन उसके बावजूद प्रोफेसर हसन अस्करी का नाम सामने ले आया गया। अब सिचुएशन यह है कि पंजाब में एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। नून लीग कहती है कि वो ऐसे इंतखाबात कबूल नहीं करेगी कि जिसके ऊपर कोई गैर जानिबदार निगरान वज़ीर आला तैनात हो। और नून लीग को अब इंतखाबात में, खासतौर पे पंजाब में बड़ी धांधली का खदशा है। और पंजाब, आप जानते हैं कि इलेक्शन के लिए असल गेम यहीं से ही बनती है। आज सारा दिन क्या सिचुएशन रही प्रोफेसर हसन अस्करी साहब के नाम के हवाले से एक रिपोर्ट देखिएगा। पंजाब के नामजद निगरान वजीर आला हसन अस्करी ने साफ कह दिया, कोई सियासी एजेंडा नहीं, छोटी काबीना बनाऊंगा, साफ शफाफ इलेक्शन कराऊंगा। नॉन पार्टीजन अंदाज में एक मुनसफाना तरीके से फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराना जो है वो पहली और सबसे अहम तरजीह जो है इस केयर टेकर गवर्नमेंट की है। आज न्यूज से गुफ्तगू में हसन अस्करी ने कहा कि नून लीग को अगर उनसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो ये उनका हक है, ताहम उनकी कोशिश होगी इंतखाबी अमल साफ और शफाफ हो। PMLN के कोई लीडर तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, ये उनकी मर्जी है, ये वो अपनी ओपिनियन इस पे वो कायम रह सकते हैं, ये उनकी ख्वाहिश है, उनकी मर्जी है। लेकिन जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट अंदाज में ये काम करवाएगी और किसी एक सियासी जमात का जो है वो साथ हम नहीं देंगे। हसन अस्करी का कहना था कि जिन सरकारी अफसरान का कोई सियासी एजेंडा होगा उनके तबादले किए जाएंगे। जब इंतज़ामिया नई आती है किसी सूबे में तो उसमें कुछ न कुछ तब्दीलियां ज़रूर की जाती हैं और इसमें ऐसे अफसरान जिनका के कोई सियासी एजेंडा रहा है माजी में, ज़ाहिर है उनको आपकी पोजीशन पे नहीं रख सकते। हसन अस्करी ने वाज़े किया कि निगरान हुकूमत का कोई सियासी एजेंडा नहीं होगा। पंजाब के नामजद निगरान वजीर आला का कहना था कि उनकी कोशिश होगी कि काबीना का हजम मुख्तसर रखा जाए। इसी मामले पे मजीद बात करेंगे। मेरे साथ होंगे दोनों जमातों के रहनुमा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मलिक अहमद खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मियां महमूद रशीद साहब। लेकिन पहले जरा बात कर लें निगरान वज़ीर आला पंजाब प्रोफेसर हसन अस्करी साहब से। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर हसन अस्करी साहब, बहुत शुक्रिया और आपको मुबारकबाद हो कि आपका नाम फाइनल हुआ है निगरान वज़ीर आला के लिए। लेकिन अफसोस के साथ आपका नाम मुतनाज़ा भी हो गया है। नून लीग को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो कहते हैं कि आपका एहतराम तो करते हैं लेकिन आपके ख्यालात, आपके बयान
ख्यालात जो हैं वो जानिबदार हैं। आप जमहूरियत पसंद नहीं हैं, आप मार्शल लॉ की हिमायत करते हैं, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नरम गोशा रखते हैं। आपके ट्वीट्स, आपके एक आर्टिकल का जो कि अरब न्यूज में शाया हुआ उसका खासतौर पर हवाला दिया और साथ ही मुतालबा किया है कि आप खुद अपने नाम से दस्तबरदार हो जाएं। तो आप अपना नाम विड्रॉ करेंगे प्रोफेसर साहब? देखिए, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जैसा आपने कहा पोलराइजेशन ज्यादा है, लिहाजा जो भी बात होती है उस पे इख्तिलाफ राय मौजूद होता है। तो मैं कोई बिल्कुल परेशान नहीं हूँ अगर PMLN की लीडरों में से इस पे उनकी इख्तलाफी सोच है, ये उनका हक है। और जो शकूक और शुबहात का वो कर रहे हैं वो मेरा ख्याल है वक्त के साथ जैसे पंजाब की नई एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगी और इस सिलसिले में इंतखाबात के लिए इकदाम किए जाएंगे तो उनके शकूक और शुबहात जो हैं खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। यानी कि प्रोफेसर साहब आप खुद अपने नाम से दस्तबरदार नहीं होंगे? जी नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल फैसला है और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के जरिए ये नाम ऊपर आया है, लिहाजा मैं इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को ऑनर करूंगा। और जहां तक उनके गिले शिकवे हैं वो हमें समझ में आता है, पॉलिटिक्स में पोलराइजेशन है, लेकिन वक्त के साथ मेरा ख्याल है वो ये चीजें बेहतर हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा हसन अस्करी साहब, आपने रिसेंटली एक आर्टिकल लिखा है जो कि अरब न्यूज में शाया हुआ। आज शायद खाकान अब्बासी साहब ने खास तौर पे उस आर्टिकल का हवाला दिया जहां आपने कुछ अपने ख्यालात का इजहार किया है कि इलेक्शन का इल्तिवा हो जाए, तो उसकी मुख्तलिफ रीजनिंग दी है आपने कि गर्मी बहुत होती है, मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से सैलाब आने का खदशा होता है, फिर आपने शरीफ फैमिली के खिलाफ केसेस का हवाला भी दिया है। इसी आर्टिकल को बुनियाद बनाया है आपके खिलाफ एतराज को नून लीग ने। आप कोई वजाहत करना पसंद करेंगे इस आर्टिकल की? देखिए आर्टिकल को पूरा पढ़ लें और उस पर गौर कर लेते तो मेरा ख्याल है ये नौबत यहाँ तक नहीं आती, लेकिन चूंकि पोलराइजेशन है तो इस किस्म की बात होती है। बाकी इलेक्शन का फैसला करना कब होगा, कहाँ होगा, ये जो है इलेक्शन कमीशन का काम है। प्रोविंशियल हुकूमतें ये फैसला नहीं कर सकती कि किस डेट को ये इलेक्शन होगा, ये जो है इलेक्शन कमीशन कर। और इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन ने डेट दी हुई है इलेक्शन की, जो प्रोविंशियल हुकूमत है उसी डेट को सामने रख के जो है वो इकदाम करेगी। यानी आप समझते हैं कि इलेक्शन 25 जुलाई को ही होंगे और होने चाहिए, राइट? जी बिल्कुल, इस वक्त तो बिल्कुल यही है कि 25 तारीख जून की जो है जुलाई की मुकर्रर की हुई है और ये प्रोविंशियल हुकूमत जिस तरह दूसरी प्रोविंशियल हुकूमत काम कर रही हैं उसी टारगेट को सामने रख के इंतजामी अमूर को एड्रेस करेंगे। अच्छा हसन अस्करी साहब, नून लीग को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो उन्होंने कहा कि आपके नीचे इंतखाबात उन्हें काबिल कबूल नहीं होंगे, डाउटफुल हो गए हैं और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने का ना होने का खतरा पैदा हो गया है। तो आप नून लीग के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना पसंद करेंगे? देखिए उसमें यह है कि जहां तक शिरकत करना या ना करना है ये वो जाने या इलेक्शन कमीशन जाने, लेकिन जैसा ये है कि पंजाब की हुकूमत की जब वो कारकर्दगी देखेंगे तब उनको एहसास होगा कि ये हुकूमत जो है पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर एक फेयर, ट्रांसपेरेंट और फ्री इलेक्शन के लिए काम करेगी। और यही इसका एजेंडा है, क्योंकि जो केयर टेकर गवर्नमेंट होती है वो एक महदूद मकसद के लिए कायम की गई है और इसी महदूद मकसद के लिए जो है ये काम करेगी और उसका कोई और मकसद नहीं है। और इंशाअल्लाह उनकी शिकायतें जब अमली इक़दाम होंगे तो वो दूर होगी। अगर उनको कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट पंजाब गवर्नमेंट की कारकर्दगी से है तो उसको पंजाब गवर्नमेंट एड्रेस करेगी, लेकिन जो मामला पंजाब गवर्नमेंट से ताल्लुक नहीं रखते वो जाहिर है दूसरे मुतल्लिका अथॉरिटीज एड्रेस करेंगी। राइट, गॉट योर पॉइंट। थैंक यू सो मच प्रोफेसर हसन अस्करी। और इसी पर बात को आगे बढ़ाएंगे। हसन अस्करी साहब कह रहे थे कि वो दस्तबरदार नहीं होंगे अपने नाम से और नून लीग को यकीन दिला रहे थे कि पंजाब में कम अज कम उनके अंडर इंतखाबात फ्री होंगे, फेयर होंगे। मेरे साथ मलिक अहमद खान साहब भी मौजूद हैं, मियां महमूद रशीद साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों हजरात को। मलिक अहमद खान साहब, अब क्या करेगी नून लीग? हसन अस्करी साहब ने तो दस्तबरदार होने से, अपना नाम विदड्रॉ करने से इनकार कर दिया। तो देखिए ये शुक्रिया गरीबा, ये बात जो आपने उनसे सवाल किया, आपका सवाल बड़ा पर्टिनेंट था और बड़ा पॉलिटिकली करेक्ट था। अब देखें, जब एक जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन है उसमें PMLN जो एक फरीक है और जो कि एक बड़ा फरीक है और उनकी आपके सामने जो आउटगोइंग गवर्नमेंट थी उसमें
उसके उनके पास एक बहुत बड़ी तादाद नेशनल प्रोविंशियल इलेक्शंस में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज की जो उन्होंने रिप्रेजेंट की थी। तो हमारा एतराज ये था कि ये न्यूट्रलिटी और जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, जब एक बंदे की जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो ऑलरेडी नोन है और वो अपना एक ख्याल का इजहार इस तरह कर चुके हैं जिसमें उनकी 3 बातें जो इम्पोर्टेंट हैं। नंबर 1 कि उनके अपने ख्यालात जिसके मतलब कभी वो वजाहत से ना कह सके, तो जब आप कह देते हैं कि आपका डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आप कॉन्स्टिट्यूशन की उस शिफ्ट की, तो उस आइन की उस आर्टिकल की कदर नहीं करते जो ये डिमांड करता है कि इलेक्शंस किसी सूरत आगे नहीं होने चाहिए, और अपनी अपॉइंटमेंट की आप कह रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस में जो हो चुके हैं, तो फिर यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस जो पहले एक मीनिंगफुल कंसल्टेशन में बिटवीन द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एंड मिनिस्टर हुआ, तो फिर वो बेमायनी था क्या? तो फिर नासिर खोसा शुड हैव बीन इन द ऑफिस टुडे, वो तो बिल्कुल उसको फाइनलिटी अटैच हो गई थी। ये तो सोशल मीडिया की लैशबैक पे पीछे चले गए। हम तो एविडेंस के साथ बात कर रहे हैं, प्रूफ दे के कह रहे हैं कि ये इनकी एक नोन पोजीशन है, ये अपना एक बायस रखते हैं। बायस एक लीगली डिफाइंड टर्म है जिसमें आप जब किसी एक के खिलाफ बात करते हैं और अपने ज़हन का कोई तस्सुब बोलते हैं तो उसकी बुनियाद पर जो हक़ाइक़ के मुनाफी होते हैं। लेकिन मलिक साहब जब वो खुद क्लैरिफाई कर रहे हैं, हो सकता है आप उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दे दें कि उनके ख्यालात बयानात उनके काम पे असरअंदाज ना हो। उन्होंने वो बार बार कह रहे हैं कि जब मैं परफॉर्म करके दिखाऊंगा, जब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब निगरान केयर टेकर वो परफॉर्म करके दिखाएगी तो आपको पता चलेगा कि कोई जानिबदार नहीं है, तो आप ट्रस्ट कर लें। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, आपने बड़े अच्छे तरीके से ये बात की, लेकिन और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने एक्सप्लेन कर दी। देखिए जो इम्पार्शियलिटी है उसकी पहली कंडीशन, प्रेसिडेंस उसके लिए ये है, उसकी बुनियादी शर्त ये है कि न्यूट्रलिटी पहले हो, और न्यूट्रलिटी ना हो और आपकी एक नॉन पोजीशन हो तो फिर इम्पार्शियलिटी उसको आ नहीं सकेगी, पॉसिबल नहीं है। ये इलेक्शंस का मामला है और इलेक्शंस के मामले में ये आइन की मंशा है, पॉलिटिकली करेक्टनेस इसमें तब आएगी और ये बेहतर इलेक्शंस तब होंगे। तो पिछला जो मैंने भी आपके सामने एक एग्जांपल कोट की नासिर खोसा साहब की अपॉइंटमेंट की, तो क्या वो जो प्रोसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अप हुआ और बाद में पीटीआई ने उसे बैकआउट किया, तो हसन अस्करी साहब शुड हैव शोन द करेज फॉर दैट। और इलेक्शन को हमने जो इतराजात भेजे थे आज वो हमने प्रेशर के जरिए पब्लिक के सामने बिल्कुल ठीक है सर। मेरे पास मियां महमूद रशीद साहब भी हैं, बड़े सब्र तहम्मुल से वो सुन रहे हैं, काफी देर से वेट कर रहे हैं, उनसे जरा बात कर लो फिर आपके पास दोबारा आऊंगी। मियां साहब अस्सलाम वालेकुम, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी। अच्छा मियां महमूद रशीद साहब, नासिर खोसा के मामले पे सोशल मीडिया पे रद्द अमल आया, आप लोगों ने फौरन नाम से विड्रॉ करवा लिया और नासिर खोसा साहब ने भी अपना नाम जो है खुद बजाते खुद विड्रॉ कर लिया। गोइंग बैक टू 2013 का इलेक्शन, नरम सेठी के नाम पर आप लोगों को शदीद तहफ्फुज़ात थे, उसी बुनियाद पे 35 पंक्चर्स, धांधली, वो सब इल्जामात आप लोगों ने लगाए। अब जब नून लीग वो स्टैंड ले रही है, वो धांधली का खदशा जाहिर कर रही है, तो आप लोग उसको बाय नहीं कर रहे, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं हो रहा क्या? बिल्कुल भी नहीं डबल स्टैंडर्ड हो रहा। बात यह है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होने के बाद पहले तो मैं ये बात करूंगा कि इस पे इतना ज्यादा शुरू होगा करने का कि जी वो नासिर खोसा साहब के नाम से पीटीआई पे बैकआउट हो गई, वह हमारा प्रोरोगेटिव है। हमने एक आदमी को नामजद किया, अगले दिन हमने किया, हम विड्रॉ करते हैं। मुस्लिम लीग नून ने 15/3/2013 को 15 मार्च को जस्टिस शाकिरुल्लाह जान का नाम वो हो गया, ओट से 2 घंटे पहले इन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो ये तो भाई जो बंदा हमारे पास ये आईनी इखलाकी हमारे पास इख्तियार था कि उसके नोटिफिकेशन से पहले अगर हम वो नाम वापस लेना चाहें तो हम वापस ले सकते थे, हमने वापस ले लिया। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस कंप्लीट हुआ, पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, उसमें मलिक अहमद साहब भी मेंबर थे, वहां हमारी आपस में डिबेट हुई, एक दूसरे को कन्विंस करने की हमने कोशिश की अपने अपने नामों के ऊपर। लेकिन जब ये उनकी तरफ से मुसलसल ये है नहीं जी इनका तो ये रिकॉर्ड है, उनका तो वो रिकॉर्ड है, वो तो बायस्ड है, तो ये तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यहाँ तो तरमीम कर दें। जब तक आप उसमें तरमीम नहीं करते, ये कॉन्स्टिट्यूशनल तरीकाकार यही है। मलिक अहमद खान साहब माशाल्लाह कानून को समझते हैं कि 2-2 नाम हम भेजेंगे, उन 2-2 नामों में से ये अब इलेक्शन कमीशन की डिस्क्रिप्शन है और ये उसका आईनी इख्तियार है कि उन चारों में से वो किसी एक को नामजद कर दे।
अब ये मेरा ख्याल लेकिन मियां साहब, नून लीग का भी तो जमहूरी हक है कि जो भी नाम सामने आए वो उस पर एतराज कर सके, और उन्होंने एतराज किया है। लेकिन इन द बिगर एंड ब्रॉडर पिक्चर इस वक्त सिचुएशन ये है। सुने मेरी एक मिनट मेरी बात सुन ले। बिल्कुल भी उनका जमहूरी हक नहीं है, ये उनका आईनी हक है इलेक्शन कमीशन का। इनका जमहूरी हक ये था, आईनी हक ये था कि ये 2 नाम दे देते, 2 नाम हमने दे दिए। उन 4 नामों में से कोई एक, इस तरह तो हर बंदा कहेगा मेरा जमहूरी हक है और कोई बात किसी तरफ लग ही नहीं सकती। इलेक्शन सर पे है, 40 दिन इंतखाबात के अंदर रह गए हैं और ये अपनी मियां साहब इलेक्शन सर पे है। अब मसला मियां साहब, अब मसला ये है कि नून लीग ने धांधली का खदशा जाहिर कर दिया है पंजाब में, और अगर बिलफर्ज पंजाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी सीटें ले जाती है तो नून लीग तो कहेगी कि हमने पहले कहा था कि धांधली होगी हमारे साथ, तो ये आप लोगों की साख पे असर नहीं पड़ेगा। देखें, मैं यही तो कह रहा हूं कि ये चीखो पुकार जो है ये किसी और चीज की खबर दे रही है कि ये नमस्ता दीवार है, दे आर गोइंग टू लूज द इलेक्शन। इनकी नैया जो है वो तो डूब रही है, लोग छलांगे लगा लगा के निकल के भागे जा रहे हैं। इन्हें हौसला करना चाहिए। अपनी शिकस्त के खौफ से ये सारा नैरेटिव जो है ना ये बिल्डअप कर रहे हैं ताकि इंतखाबात से पहले ही हम शोर शराबा इस तरह का कर दें, और ये बेचारे नहीं कर रहे सारे। ये मियां नवाज। वन लास्ट क्वेश्चन टू मलिक अहमद खान साहब। मलिक अहमद खान साहब से एक आखिरी सवाल। मलिक साहब, आपकी अब स्ट्रैटेजी क्या होगी? इसी के साथ आप लोग इलेक्शंस में जाएंगे, बायकॉट तो नहीं करेंगे? नहीं, हम तौर पे मियां साहब को ऐसा मौका नहीं देंगे। ये इंशाल्लाह हुकूमत साजी से बहुत दूर रहेंगे, किसी हालत में भी इनकी हुकूमत नहीं बननी। ये तो इन साल में बात। लेकिन एक बात मेरी सुनती जाए, एक बात देखिए। हेलो जी कहिए। देखिए, जो मियां साहब कह रहे हो ना कि आईनी हक, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस था वो तो चीफ मिनिस्टर की और इनकी मीटिंग में कंप्लीट हो चुका था और फाइनलिटी अटैच हो गई थी। उसके बाद जब ये खुद अपना उससे पीछे हटे तो वो तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन ब्रीच नहीं थी मेरा ख्याल है। दिस इज वेरी स्ट्रेंज। मियां साहब ने खुद इस प्रोसेस में उसको कंप्लीट किया और उसके बाद ये वैसे हो चुका था। आर्टिकल 2 सर वो पीटीआई वाले, सर वो मियां साहब कह रहे हैं कि वो उनका हक था कि उन्होंने नोटिफिकेशन होने से पहले नाम वापस ले लिया। सर मेरे पास कहीं पर आइन में कहीं ये नहीं लिखा कंसल्टेशन एंड कंसल्टेशन सुप्रीम कोर्ट ने कर रखी है। इस डिबेट को अनफॉर्चुनेटली मुझे यहीं वाइंड अप करना है। मजीद आगे भी कंटिन्यू करेंगे किसी और दिन। इस वक्त देते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आए तो आजादी सहाफत के हवाले से एक अहम केस, मीडिया कमीशन केस के हवाले से बात करें। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और अब बात करेंगे मीडिया कमीशन केस के हवाले से। आजादी सहाफत के हवाले से एक इंतहाई अहम केस, मीडिया कमीशन केस 6 साल के बाद और 100 से ज्यादा समाअतों के बाद आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निपटा दिया गया। तकरीबन 6 साल पहले कुछ सहाफी हजरात इस अहम तरीन केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे, जहां पहले भी इसका एक फैसला सामने आया था और वो मीडिया के लिए ज़ाब्ते अखलाक या कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से वापस आया था, जिस कोड ऑफ कंडक्ट को तश्कील दे दिया गया था। उसके बाद मुख्तलिफ पिटीशंस में कुछ तरामीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में दोबारा इस दरखास्त की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस भी लिया इस केस में, और उसके बाद से सीनियर सहाफी और तज्जियाकार जनाब हामिद मीर साहब इस केस की पैरवी करते रहे। और आज एक बड़ा अहम दिन रहा जब हामिद मीर साहब ने रिक्वेस्ट की थी सुप्रीम कोर्ट से कि पेमरा के ऑर्डिनेंस में सेक्शन 5 और सेक्शन 6 में तरमीम की जाए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निगरान विफाकी हुकूमत को अहकामात दिए थे। कल निगरान वज़ीर आज़म साहब ने पेमरा ऑर्डिनेंस के सेक्शन 5 और 6 में तरामीम कर दी, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने हामिद मीर साहब और पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन की तरफ से दरखास्त के बाद इस अहम तरीन केस को निपटा दिया। अब सेक्शन 5 और 6 किन चीजों के हवाले से डील करते हैं? आजादी सहाफत के लिए, आजादी इजहार राय के लिए बहुत अहम है। आपको याद होगा कि पिछले साल नवंबर में जब इस्लामाबाद में तहरीक लब्बैक का धरना था और उस एहतजाज को विफाकी हुकूमत, नून लीग की विफाकी हुकूमत उससे काउंटर करने की, उसे तितर बितर करने की कोशिश कर रही थी और उस पर ताकत का इस्तेमाल करने का प्लानिंग की जा रही थी, तो दौरान टीवी चैनल्स को
पैमरा को वफाकी हुकूमत की तरफ से ऑर्डर देकर तमाम टीवी चैनल्स को बंद कर दिया गया था। तो अब हामिद मीर साहब की इस दरख्वास्त के बाद वफाकी हुकूमत से ये इख्तियार वापस ले लिया गया है कि वो पैमरा को बराह रास्त हुक्म दे के बराह रास्त टीवी चैनल्स बंद करवा सकती है। इसके अलावा वफाकी हुकूमत का पैमरा पर से कंट्रोल भी खत्म कर दिया गया है। कितना आम है, कितना बड़ा संगे मील है ये पाकिस्तान में आज़ादी सहाफत के हवाले से, पैमरा की खुद मुख्तारी के हवाले से। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जनाब हामिद मीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। और एक बड़ी जबरदस्त पिटीशन रही आपकी और जाहिर है पहले इसमें अबसार आलम साहब भी शरीक थे। फिर आपकी ये दरख्वास्त रही कि पैमरा ऑर्डिनेंस सेक्शन 5 और 6 में तरमीम की जाए। आज 6 साल के बाद 100 से ज्यादा समातों के बाद मीर साहब इस केस को निपटा दिया गया। कितना इंपॉर्टेंट रहा ये केस, कितना बड़ा संगे मील रहा मीर साहब? वालेकुम सलाम वरीदा फरूकी साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये जुलाई 2012 में हमने ये पिटीशन फाइल की थी और 2012 से लेके 2018 तक तकरीबन 5 चीफ जस्टिस तब्दील हुए हैं, 2 हुकूमतें तब्दील हुई हैं। तो इसमें जो 3 बड़ी अचीवमेंट्स हैं मीडिया के हवाले से, मैं उनका जिक्र करूंगा। जो हमारी पर्सनल जो अचीवमेंट है उसका मैं जिक्र नहीं करता, लेकिन जो 3 बड़ी अचीवमेंट थी, सबसे पहली ये थी कि 2012 में आपको याद होगा कि एक फेक न्यूज सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुई थी कि कुछ सहाफियों ने बहरिया टाउन से प्लॉट्स लिए हैं और पैसे लिए हैं और कुछ जाली अकाउंट नंबर भी थे, वो भी चल रहे थे। तो उसमें कुछ लोगों के नाम उसमें शामिल किए गए थे। उसकी एक बैकग्राउंड थी, क्योंकि मैं चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ जो कैंपेन चली थी मैं उसमें शामिल नहीं था, उसकी मुखालफत कर रहा था। तो बहरहाल मैंने उसमें अपने आप को अकाउंटेबिलिटी के लिए पेश किया और एक वाइड रेंजिंग पिटीशन मैंने फाइल की जिसमें अबसार आलम साहब भी मेरे साथ थे। और हमने ये कहा जी कि हमारी भी अकाउंटेबिलिटी करें और मीडिया के जो ओनर्स हैं इनकी भी अकाउंटेबिलिटी करें। हमारा कोड ऑफ एथिक्स बनाया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन अपने सीक्रेट फंड के जरिए रिश्वत तकसीम करती है, इसका सीक्रेट फंड बंद किया जाए। तो जो उसका पहला ब्रेक थ्रू था वो सितंबर 2012 में हुआ, जब कोयटा में हमारे केस की समाअत हुई। तो इफ्तिखार चौधरी साहब और जस्टिस जवाद ख्वाजा और जस्टिस खिलजी आरफ ने उसकी समाअत की थी। और 2012 में पहली कामयाबी ये मिली कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का सीक्रेट फंड न सिर्फ फ्रीज कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, बल्कि जिन सहाफियों ने इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के सीक्रेट फंड से पैसे लिए थे उनके नाम भी सबके एक्सपोज कर दिए गए। तो ये पहली अचीवमेंट थी। फिर दूसरी अचीवमेंट ये हुई कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ गई 2013 में। उसने जो मीडिया कमीशन की जो सिफारिशात थी उस पर अमल दरामद नहीं किया जब, तो फिर जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब थे, उन्होंने हमें कहा कि आप कोड ऑफ कंडक्ट बनाएं, एक मीडिया का ज़ाब्ता अखलाक बनाएं तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर। तो फिर हमने तमाम स्टेक होल्डर्स थे जिसमें PBA थी, PFEJ थी, वफाकी हुकूमत थी और स्टेक होल्डर से हमने ज़ाब्ता अखलाक बनाया जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एनफोर्स कर दिया थ्रू पैमरा। तो ये दूसरी बड़ी कामयाबी थी। इससे पहले कोई कोड ऑफ एथिक्स नहीं था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। और उसके बाद सितंबर 2015 में जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, इसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तहरीरी तौर पर वादा किया कि हम अब पैमरा का जो कानून है इसमें भी तरमीम करेंगे और पैमरा को हम आजाद कर देंगे। लेकिन उसके बाद वो फिर उसको लंबा खींचते रहे 2-3 साल इसी तरह गुजर गए, डेटें पढ़ती रही और मैं ये कहने पे मजबूर हूँ कि मैं ख्वार होता रहा। तो मैं डेट पे जाता था और वफाकी हुकूमत का जो वकील है वो डेट ले लेता था, कभी वो आता नहीं था। तो इस तरह कई मरतबा इस तरह हुआ। और लेकिन उसके बाद जब साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस बने तो वो इसको केस को देख रहे थे, वॉच कर रहे थे काफी अर्से से। तो चीफ जस्टिस बनने के बाद उन्होंने फिर इसकी रेगुलरली इसकी हेयरिंग करनी शुरू की। और एक दिन सरप्राइज ये हुआ जब फरवरी 2018 में इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के वकील ने कहा जी कि हमने जो वादा किया था आपसे 2015 में कि हम पैमरा का लॉ अमेंड करेंगे, तो हमारा माइंड चेंज हो गया क्योंकि मिनिस्टर भी चेंज हो गया, हम इसको नहीं करेंगे, हम इसको अमेंड नहीं करेंगे। इस पर चीफ जस्टिस ने उनको कहा कि ये आप इस तरह का यू टर्न नहीं ले सकते, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, ये सियासत का मैदान नहीं है। आपने तहरीरी तौर पे कहा था कि आप इसको अमेंड करेंगे, अब अगर आप इसको अमेंड नहीं करेंगे तो मैं पूरे का पूरा पैमरा का जो कानून है इसको उड़ा दूंगा, बहुत बड़ा क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा, आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, आपने झूठ बोला है, कोर्ट को मिसगाइड किया है। तो अब ये हामिद मीर का मुतालबा है कि सेक्शन 5 और 6 को चेंज करें, तो आप इनके साथ बैठकर इत्तेफाक राय कर लें।
तो फिर मैंने अपने साथ बाबर सत्तार साहब को बिठाया और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को और अटॉर्नी जनरल को हमने बैठ के फिर हमने इत्तेफाक राय किया सेक्शन 5 और 6 में अमेंडमेंट का, और उसको भी वो खींचती रही हुकूमत। और जो लास्ट कैबिनेट मीटिंग थी शायद फरहान अब्बासी साहब की सदारत में 31 मई को, उसमें फिर इन्होंने इन अमेंडमेंट्स को अप्रूव किया और उसके बाद उनकी हुकूमत की मुद्दत खत्म हो गई। कल फिर इस केस की दोबारा समाअत हुई तो चीफ जस्टिस ने ऑर्डर दिया सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को कि अब नई हुकूमत आ गया, उनसे कहें कि ऑर्डिनेंस जारी करें। तो उन्होंने कल फिर रात को इसको ऑर्डिनेंस जारी किया जो आज सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। तो इसके बाद से आज के बाद से जो पैमरा है वो उसको वाकई आप कह सकते हैं कि ये एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, और आज के बाद से कोई भी सियासी हुकूमत जो है वो किसी भी टीवी चैनल को बगैर कोई वजह बताए बंद नहीं कर सकेगी, शट डाउन नहीं कर सकेगी। उसको पैमरा से तहरीरी तौर पे इजाजत लेनी पड़ेगी, साबित करना पड़ेगा कि किसी टीवी चैनल ने आर्टिकल 19 की खिलाफवर्जी की है। इससे पहले फेडरल गवर्नमेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर थी कि वो किसी भी चैनल को बगैर कोई वजह बताए बंद कर सकते थे। तो अब पैमरा पे वफाकी हुकूमत का कंट्रोल भी खत्म हो गया। पहले पैमरा बोर्ड में जो ज्यादातर लोग थे वो सरकारी मुलाजिम थे, ग्रेड 22 के सेक्रेटरी हजरात थे। 11 लोगों में से 7 लोग जो है वो सेक्रेटरी होते थे, और ये अफसोस की बात है कि PMLN के ऑफिस बेरर जो है वो पैमरा के बोर्ड में शामिल थे। अब तादाद कम करके पैमरा के अरकान की तादाद 8 हो गई है। 8 में से 5 प्राइवेट मेंबर्स होंगे और सिर्फ 3 हुकूमत के होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत तफसील से बता रहे थे सीनियर सहाफी तज्जियाकार हामिद मीर साहब। मीडिया कमीशन केस कितना बड़ा संगे मील है। एक बार फिर से 2012 से जो केस चल रहा था जिसमें बहुत से अचीवमेंट्स थी मीडिया की आजादी के लिए, आज उसमें कितनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है। हामिद मीर साहब बहुत शुक्रिया, आपने बहुत तफसील से बताया। प्रोग्राम में लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जनरल मुशर्रफ हाजिर हो, सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर लिया है, इस पर बात करेंगे। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और अब बात करेंगे जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के हवाले से, जिन्हें 13 जून को सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान में तलब कर लिया है। साबिक सदर और आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ साहब जो पाकिस्तान से बाहर खुद साख्ता जिला वतनी पे हैं, पाकिस्तान में जिनके खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा चल रहा है, और उसी मुकदमे में खुसूसी अदालत ने जनरल परवेज मुशर्रफ को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करने के अहकामात भी दे रखे हैं। उन्हीं जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के हवाले से कि वो इंतखाबात 2018 में हिस्सा लेना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन जेर समात है उनके वकील कमर अफसल साहब की विसातत से, जिसको सुनवाई करते हुए आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार साहब ने अहकामात दिए कि 13 जून को पाकिस्तान में लाहौर में जनरल परवेज मुशर्रफ साहब हाजिर हों, और उसके बाद उनके केस का फैसला किया जाएगा और उन्हें इंतखाबात में हिस्सा लेने या ना लेने के हवाले से अहल या जायज करार दिया जाएगा। उनके वकील ने जाहिर है सिक्योरिटी से लाहक, गिरफ्तारी से लाहक खतरात और खदशात का इजहार किया, जिसपे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यकीन दहानी करवाई कि सुप्रीम कोर्ट यकीन दहानी करवाएगी कि जनरल परवेज मुशर्रफ को गिरफ्तार न किया जाए, और इस यकीन दहानी पे वो पाकिस्तान वापस आए। कागजात नामजदगी वसूल करने का जो कि पहले इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात दिए हैं कि जनरल परवेज मुशर्रफ के कागजात नामजदगी वसूल कर लिया जाए, लेकिन वो इंतखाब लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते, इसका इन्हिसार केस के फैसले के हवाले से होगा। अब सवाल ये बनता है कि क्या जनरल परवेज मुशर्रफ सुप्रीम कोर्ट अहकामात की तामील करेंगे, क्या वो 13 जून को लाहौर पाकिस्तान आएंगे? इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर अमजद साहब APML के सीनियर मरकजी रहनुमा हैं और जनरल मुशर्रफ के तर्जुमान हैं, मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अमजद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। अब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तामील करेंगे जनरल मुशर्रफ साहब 13 जून को पाकिस्तान आएंगे? जी बहुत शुक्रिया। परवेज मुशर्रफ साहब तो पहले ही पाकिस्तान आना चाहते थे, और जो 1 जून को हमारी पार्टी की कोर कमेटी का इजलास हुआ दुबई में, तो उसमें उन्होंने यही कहा कि मैं ईद के फ़ौरन बाद पाकिस्तान आना चाहता हूँ,
और मैं ये जो मौजूदा कौमी इंतखाबात हैं इसमें भी हिस्सा लेना चाहता हूँ। तो उसकी रोशनी में हमने कल शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें हमने बताया कि मुशर्रफ साहब ईद के फ़ौरन बाद तशरीफ़ लाएंगे और हमने 4 मुख्तलिफ़ कॉन्स्टिट्यूंसी से उनके लिए कागजात भी वहाँ से जारी करवाए ताकि हम वो नॉमिनेशन पेपर फिल करके जमा करा सकें। और इसी सिलसिले में हमने एक पिटीशन भी दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में कि जो पेशावर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था कि वो ताहयात नाअहल हैं और कभी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, तो उसको कलअदम करार देने के लिए हमने वहाँ पिटीशन दायर की जिसकी आज समाअत थी। तो उस समाअत के दरमियान चीफ जस्टिस साहब ने उनको कागजात जमा करवाने की तो इजाज़त दे दी, लेकिन साथ ये भी कहा कि वो 13 जून को लाहौर में आए। तो अब मेरा ख्याल है मुशर्रफ साहब को आना तो है और आना भी चाहिए, सिर्फ हमें ये देखना है कि क्या 13 जून तक वो तमाम इंतजामात हो जाते हैं जो कि उनके आने के लिए रिक्वायर्ड है। यानी यहाँ पे जो उनका ट्रैवल प्लान, फिर यहाँ पे जो उनकी सिक्योरिटी के इंतजामात है, यहाँ पे उनकी रहाइश के इंतजामात है, तो उसका हम जायज़ा कर लेंगे। अगर तो तमाम चीज़ें इन ऑर्डर हैं और वो हो सकती हैं तो ईद के बाद तो आना ही है, तो वो फिर 13 को आ जाएंगे। लेकिन इसका हतमी फैसला जो है वो हम अगले 1 या 2 रोज में करके फिर इत्तला करेंगे। अगर इन केस किसी वजह से वो 13 तारीख तक, यानी कि डॉक्टर अमजद साहब बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने यकीन दहानी करवाई है, लेकिन अभी भी इफ्स एंड बट्स हैं, अभी भी अगर मगर की सूरत हाल है। सुप्रीम कोर्ट की यकीन दहानी पर अभी भी यकीन नहीं है। नहीं, इसमें अगर मगर कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से तो जो बात हुई है वो तो ये हुई है कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। वो तो पहले भी हमने कोई कोर्ट से ये नहीं कहा कि आप गिरफ्तार ना करें तो फिर वो आएंगे। हमने तो कल जो ऐलान किया था, हमने तो बगैर इसके गिरफ्तार हो या ना हो, दोनों सूरतों में हमने तो ऐलान किया था कि वो ईद के बाद आ जाएंगे। अभी ये कि आज देखें कि आज 7 तारीख है, 12 और 13 को उन्होंने बुलाया है। आप भी समझते हैं कि जिस किस्म की सिचुएशन है हमें इसका थोड़ा जायजा लेना है। आना था और इंशाल्लाह आएंगे। अभी अगर इन केस किसी वजह से 13 को नहीं आ सकते तो हम चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त करेंगे कि वो डेट 1 हफ्ता आगे बढ़ा दे, इन केस की अगर सिक्योरिटी या बाकी अरेंजमेंट हम नहीं कर पाते तो। और अगर हो गए तो इंशाल्लाह वो आ जाएंगे और इसका फैसला मैक्सिमम डॉक्टर अमजद साहब, गिरफ्तारी बड़ा कंसर्न नहीं है, सिक्योरिटी बड़ा कंसर्न है। और सिक्योरिटी की यकीन दहानी अब तो नून लीग की गवर्नमेंट भी नहीं रही, निगरान गवर्नमेंट है। सिक्योरिटी की यकीन दहानी आपको हो जाती है, मुशर्रफ साहब पाकिस्तान तशरीफ ले आते हैं, खुसूसी अदालत का हुक्म है गिरफ्तारी का, संगीन खदारी के मुकदमे में वो गिरफ्तार होने के लिए भी राजी हैं। देखिए, अभी जो चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया, उन्होंने तो अपने इस मुकदमे की पैरवी के लिए कि अगर इसमें वो आते हैं तो वो गिरफ्तार नहीं किए जाएंगे। बाकी जो आर्टिकल 6 का मुकदमा है उसकी कोर्ट आपको पहले ही पता है कि इन ऑर्डर नहीं है, अभी उसकी नोटिफिकेशन होनी है। उसके बाद अगर वो कोर्ट मुशर्रफ साहब को बुलाती है तो डेफिनेटली वो जब पाकिस्तान में आएंगे और या आ रहे हैं तो वो पहले से ज़हनी तौर पर तैयार है कि उन्होंने उस कोर्ट में पेश होना है और जो उनसे पूछा जाएगा उसका उन्होंने वहाँ पर जवाब देना है। उससे तो कोई हमें कोई दो राय नहीं हो सकती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमजद साहब। जनरल परवेज जुमान बता रहे थे कि जनरल मुशर्रफ साहब ने वतन वापस आना ही है। अगर सिक्योरिटी के और दीगर इंतजाम 13 जून से पहले हो जाते हैं तो वो 13 जून को आएंगे, वगरना ईद के बाद उनके आने का प्लान तो वैसे ही मौजूद है। यह था आज का प्रोग्राम, देखने का बहुत शुक्रिया।